Hello students, this is Akshay Chopra. This is my YouTube channel Akshay Chopra Maths. So as we were discussing class 10th final exam of mathematics standard level, the set available to me is set second. In this series we have discussed section A, B and C. Now we are discussing section D. So in this section now we are going to discuss question number 34. We have done till question number 33. Okay. सो 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी. सोल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स 1+4+7+10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 287. क्लियरली देखो ये क्वेश्चन एपी का नहीं है. 1+3 4, 4+3 7, 7+3 10 है ना. यानी कि और ये चीज़ क्या है, बीच में प्लस का साइन है ना, यानी इट इज़ गिवन टू बी सम ऑफ एपी. ठीक है, ये एपी का सम गिवन है. एपी का सम कितना है 287. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 34 देखो ज़रा, स्टेटमेंट क्या गिवन है. 1+4+7+10 प्लस सो ऑन अप टू एक्स इक्वल्स टू 2, 8 एंड 7. ठीक है, देखो एक्स फाइंड करना है. सम ऑफ एपी गिवन है ना. ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो. अच्छा, सबसे पहले एपी करने का मेथड होता है कि जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो, जो फाइंड आउट करनी है वो लिख लो. तो सबसे पहले क्या है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ना, ए इक्वल्स टू 1. कॉमन डिफरेंस गिवन है 4 - 1 दैट इज़ 3. ठीक है ना. अच्छा, अब उसके बाद और क्या गिवन है, और है हमारे पास ये लास्ट टर्म है जिसको एन बोल लो या एल कह लो. ठीक है, जैसे भी आप डिनोट करते हो, दैट इज़ एक्स. और क्या गिवन है, एस एन. सम गिवन है ना भाई, पूरा 287. तो एन अपने को फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स. ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से. मैथ्स में एक चीज़ होती है बेटा, जो भी चीज़ गिवन है ना, अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दो. समझ गए, जो भी चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो. यहाँ पे सम गिवन है ना, सम ऑफ एपी गिवन है. सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दो. क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यही होता है. ठीक है जी, n/2 a प्लस एल. अच्छा, अब एस एन कितना गिवन है 287. एन अपने पास है नहीं. ए कितना है, ए इक्वल्स टू 1 एंड एल इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ना. अब बेटा ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू तो हम तब फाइंड करेंगे ना जब हमारे पास एन की वैल्यू होगी. एन की वैल्यू तो है नहीं. ठीक है, तो एन की वैल्यू नहीं है तो इसको कर दो होल्ड पे ज़रा, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मैथ्स में बेटा आपको कभी ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना स्टार्ट करूँ. अगर आपको ऐसी चीज़ गिवन है जिसका कोई फॉर्मूला है तो मुंह उठा के फॉर्मूला लगा दो. देसी भाषा में कैसे, मुंह उठा के फॉर्मूला लगा दो. तो जहाँ जहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन सोल्व होगा. ठीक है, जहाँ पे आके आप अटको तो उसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 लिख के होल्ड पे रख दो और फिर अपना आगे का काम करो. अब देखो यहाँ पे आके हमारी इक्वेशन अटक गई ना, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है. इसको होल्ड पे कर दिया हमने. अब एन की वैल्यू फाइंड करो. अब एन कैसे फाइंड करोगे बेटा, एपी में एक फॉर्मूला और भी तो होता है तुम्हारे पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना. पूरी एपी में दो ही तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, या तो सम वाला फॉर्मूला है या लास्ट टर्म का फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, दो ही तो फॉर्मूले हैं. ठीक है, अब यहाँ से एन फाइंड करो. ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितनी गिवन है, एक्स है. ठीक है, ए की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी कितना था 3. ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करो ज़रा. कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 1 + 3 मल्टीप्लाई होगा 3n - 3. तो x विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -2 ना, इसको तुम लिख दो 3n - 2. ठीक है, तो x + 2 विल बी इक्वल्स टू 3n, और जो n की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी x + 2/3. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. समझ गए. अब ये n क्या है, x + 2/3 ना, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. समझ आ गया ना क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो, बाकी सारा कुछ अपने आप आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी. देखो अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो
287, अच्छा ये 2 भी यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 इक्वस टू एन की वैल्यू x+2/3 थी, इंटू x+1। ठीक है, 1+x लिख दो, x+1 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब ये 3 भी आगे मल्टीप्लाई कर दो, 287 इंटू 2 इंटू 3 इक्वस टू x+2 इंटू x+1। बस ये अपना बन जाएगा 287 इंटू 6 इक्वस टू x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 + 1 = 2। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, 7 6 ज़ार 42 4, 8 6 ज़ार 48 2 5 17 इक्वल्स टू x² प्लस 1 and 2 3x प्लस 2। अब ये 17 22 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, तो x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 17 22 इक्वल्स टू 0। आगे कैलकुलेशन रहेगी बेटा, और कुछ नहीं है। तो x² प्लस 3x माइनस 17 20 बन जाएगा ना ये। ठीक है, 22 - 2, 22 - 2 कितना हो गया, 20। अब देखो इसको सोल्व करना है, 17 20 साइड में कर दो इसको, 17 20 2 पे कर दो इसको, ये बन जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12 0, फिर से 2 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 एंड 0, फिर 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 5 ज़ार 10। अब 2 का खेल ख़त्म। 3 पे देखें, 2 + 1 3, 3 + 5 8, तो ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे कर लो फिर। 5 4 ज़ार 20 एंड 5 3 ज़ार 15 और 43 है प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका अगर तुम देखो तो तुम अगर इनको इकट्ठा कर लो, ठीक है ना, ये 9th क्लास का काम है ना। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, तो 40 एंड 43 3 बन जाएगा ना, हमें यही तो चाहिए होता है। मल्टीप्लाई करके ये बने एंड प्लस करके क्या बने, 3। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन, जो मर्जी नाम बोल दो। अब देखो 3 पॉजिटिव है ना, तो 43 जो बड़ा है उसको पॉजिटिव लेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो x कॉमन, इट विल बी x + 43, यहाँ से -40 कॉमन, इट विल बी x + 43 इक्वल्स टू 0। अब x - 43 कॉमन लेंगे तो x + 43 है। ठीक है, तो अब देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि यहाँ तो x की वैल्यू आ गई -43 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। अब ये 43 क्या हो जाएगा अपना, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 + 4 + 7 + 10। अब ध्यान से देखो ये तो पॉजिटिव नंबर प्लस हो रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1 के बाद पॉजिटिव नंबर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, तो ये करते कराते हम -43 पे थोड़ी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर तो हो गया रिजेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x = 40, ख़त्म। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है इसको, x = 40 विल बी आर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात और सुन लो, यहाँ पे उसने क्या बोला था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, x आ गया 40। बाय चांस मान लो उसने n भी पूछा होता, भी नंबर ऑफ टर्म्स भी बताओ। ठीक है ना, मान लो उसने ये भी पूछा होता कि ये 1 से लेके ये x तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सिंपली x की वैल्यू यहाँ 40 फिल कर दो। ठीक है, तो 40 + 2 विल बी 42, 42/3 14। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाती 14। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35th पार्ट ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई, टावर कितना है 30 मीटर। देखो साथ साथ डायग्राम बना देते हैं पेन के साथ। ठीक है, पेन के साथ डायग्राम अच्छी बनती है। 35th ए पार्ट देखो ज़रा कैसे करेंगे इसको। 35th ए पार्ट, एक टावर है अपने पास, उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। लो जी, ये लो, ये टावर है, हाइट इज़ 30 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन। अच्छा, मतलब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लो, ये मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसे करके
ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये किसी दूसरे टावर का फुट है, मान लो कितना भी है वो, ये किसी दूसरे टावर का फुट है। ठीक है, ये मान लो एक टावर है ए बी, ये मान लो कोई दूसरा टावर है सी डी। ठीक है ना, उसके फुट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर, और जो सेकंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज़ 30 डिग्री। लो जी, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टावर के फुट से है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। अच्छा, ये डिस्टेंस बी डी फाइंड करना है, एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ अनदर टावर। लो जी, ये सी डी भी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। उसने बोला एक टावर है 30 मीटर हाई, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, वो दूसरे टावर का फुट है। इसी तरह से जो दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, वो पहले टावर का फुट है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, दोनों टावर्स के बीच की दूरी और दूसरे टावर की हाइट। क्वेश्चन समझ आया ना। अब देखो इसको करना कैसे है, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये, मेरे ख्याल ऐसे डिट्टो क्वेश्चन आपकी बुक में भी है एनसीईआरटी में। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम ठीक है, अच्छा देख लो, ये ट्रायंगल लो ए बी डी। ठीक है, तो पहले लिख लो लेट हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। ठीक है जी, जो पहला टावर है उसकी हाइट कितनी है ए बी, जो कि क्या गिवन है 30 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ अनदर टावर, क्योंकि अनदर टावर लिखा हुआ है ना, अगर सेकंड टावर लिखा होता सेकंड टावर लिखते, वो हाइट क्या है सी डी, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, दोनों टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना था, बी डी। लो जी, बी डी कर दो। ठीक है, तुम चाहो इसको एच बोल दो, इसको एक्स बोल दो। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आ जाओ ट्रायंगल पे, इसको यहाँ सेपरेट कर देते हैं ज़रा लाइन लगा के। देखो ट्रायंगल पे, तो सबसे पहले ए बी डी, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो ए बी डी में क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पढ़ा हुआ है ना तुमने, पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही याद करते हैं, सोना चांदी तोले। ठीक है, किसी को कोई और निमोनिक आता तो वो बता देना, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कोज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या टेंजेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, बेस तो हमें वैसे भी फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू टावर्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, तो यहाँ पे टेंजेंट 60 लगा दें फिर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेंजेंट 60 डिग्री क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी डी। टेंजेंट 60 कितना होता है बेटा, साइन 60 अपॉन कोस 60, साइन 60 होता है √3/2, कोस 60 1/2, 2 कट गया, √3 रह गया। ए बी कितना था 30, बी डी अपने को फाइंड करना है, तो बस बी डी कितना आ गया 30 अपॉन √3। ठीक है, तो अच्छा अब इसको और सिंपलीफाई कर लो, 30 को क्या लिख सकते हैं 10 × 3 ना। ठीक है, तो ये एक √3 कट के ऊपर चल जाएगा, तो बी डी कितना आ गया 10 √3 मीटर। ठीक है, ये शॉर्टकट पता है ना, √3 कट जाता है, जैसे ये देखो तुम्हारे पास क्या था 10 × 3/√3, ये रफ में कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ना 10, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 ना, तो एक √3 तो कट गया, तो 10 √3 रह गया ना। ठीक है, तो इसको नीचे लिख दो फिर, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, दोनों टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 √3 मीटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ठीक है ना, एक ही पेज पे कर रहा हूँ ताकि बार बार पेज पलटना ना पड़े। ठीक है, इससे कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। अच्छा अब देखो, इसका काम तो हो गया, ये रह गया ना। अब यहाँ पे देख लो, बेस हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर फाइंड करना, फिर से टेंजेंट 60 कर दो। ठीक है, तो अब क्या लिख लोगे, अब ये लिख लो इन ट्रायंगल
बी सी डी। अब ये लिख लो इंटर एंगल बी सी डी क्या बन जाएगा, टेंजेंट यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री ना, तो टेंजेंट 30 डिग्री कितना बन गया, परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है अपना बी डी। ठीक है, तो टेंजेंट 30 होता है साइन 30 अपॉन कोस 30, 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू सी डी हमें फाइंड करना है, बी डी अपना कितना था 10√3। ठीक है, अब ये 10√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10√3 अपॉन 1/√3, तो लो जी √3 से √3 कैंसिल, तो जो हमारा सी डी था, सी डी की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर। ठीक है, तो नीचे इंग्लिश में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ अनदर टावर, अनदर टावर जो था उसकी हाइट कितनी आ गई बेटा 10 मीटर, बस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेकंड टावर होता तो ऐसे करके तुम सेकंड भी लिख सकते थे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है। चलो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं चॉइस वाला पार्ट। देखिए ज़रा चॉइस वाला पार्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। ठीक है, ये फिर से 9th चैप्टर का आ गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है इस बार 100 मीटर। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अच्छा यहाँ डिप्रेशन दे दिया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, पहले इसकी ज़रा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे इजी मेथड होता है इस चैप्टर को करने का, डायग्राम बना लो। तुमने डायग्राम बना ली ना तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में करना क्या, और जब आइडिया लग गया तो बस हो गया, फिर तो बस लिखने की फॉर्मेलिटी रह जाती है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, एक बेटा टावर है, वो टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर। ठीक है, एक मैन ने ऑब्जर्व करी 2 कार्स, अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, मतलब अगर एक कार यहाँ पे है तो दूसरी कार यहाँ पे है। ठीक है, तो लो जी दोनों कार्स ऑब्जर्व कर लो। एक मिनट, पहले तो ये थोड़ा बना देते हैं, नहीं तो ये लो। ठीक है जी, तो ये कितना है, एक कार होगी हमारे पास ये लो। ठीक है, और एक कार कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली। ठीक है जी, ये दोनों कार्स हो गई ना, ये मान लो ए है, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। ठीक है जी, अब देखो ज़रा ध्यान से। अच्छा, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ये चीज़, हाँ ऐसे करके, ये देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक 30 एक 45, जो मर्ज़ी सपोज कर लो, मान लो ये 30 है, ये मान लो 45 है। अब देखो बेटा ध्यान से, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये जो z बन रही है ये क्या बन जाते हैं अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल सेम है, यानी ये भी एंगल कितना हो गया 45, एंड इसके अल्टरनेट बन रहा है ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्लास में भी हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, डिप्रेशन का नाम सुन के डिप्रेशन में नहीं पड़ जाना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, उसको बस घुमाने का तरीका है। बात समझ आ गई, तो खुद नहीं डिप्रेस्ड हो जाना डिप्रेशन वर्ड सुन के कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे सोल्व करें, कुछ नहीं है वो, बट डरा ही रहा है। ठीक है, देखो अब इसको करेंगे कैसे, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा अपना जो कुछ तुमने बनाया उसको सपोज कर लो। ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर, जो टावर है उसकी हाइट कितनी है बेटा ए सी, जो कि 100 मीटर गिवन है। ठीक है जी, लेट 2 कार्स एट नहीं आर एट, ठीक है ना, इंग्लिश भी ठीक रखनी है, एट दी पोजीशंस, या पोजीशंस लिख लो या पॉइंट्स लिख दो। ठीक है जी, बी एंड डी, बी एंड डी विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशंस नहीं डिप्रेशन, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। समझ गए, तो ये थोड़ी सी इंग्लिश दिखा के यानी उसको कि हमें भी आती है। ठीक है ना,
तो दोनों कार्स क्या है, बी और डी पॉइंट पे है, दोनों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी, एट दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी किसकी, टावर, ठीक है, ऑफ दी टावर। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब हो गया, फॉर्मेलिटी होगी लिखने की, ठीक है, ये फॉर्मेलिटी भी करके आया करो, इसके मार्क्स कटते हैं नहीं तो, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन तुमको आता है, फॉर्मेलिटी तुमने की ही नहीं, ठीक है ना, दिखावे की दुनिया। चलो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अब देखो आगे, तो अब क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटा, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। सबसे पहले ये लेफ़्ट वाली ट्रायंगल लेंगे हम, इसको भूल जाओ। लेफ़्ट वाली ट्रायंगल से हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से लेफ़्ट को भूल जाओ, राइट वाली ट्रायंगल से हम सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इस बी सी और सी डी को प्लस करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ गया ना दोनों कार में, ठीक है जी। तो चाहो तो इसको ऊपर लिख लो, लेट डिस्टेंस, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रह गई हमारी, बिटवीन टू कार्स कितना है बेटा, बी डी। चलो अब हो जाओ शुरू, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ये वाली ए सी बी। अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर गिवन है ना, तो बेस निकालना है, ठीक है, ले आओ टेंजेंट अंकल को। तो टेंजेंट अंकल क्या कहते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन बेस बी सी। तो टेंजेंट 30 अभी पीछे किया था, कितना था, 1/√3 था शायद ना, साइन 30 अपॉन कोस 30, 1/2, हाँ ठीक है। तो 1/√3, ए सी 100 है, बी सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से बी सी जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, 100√3 मीटर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पे भी टेंजेंट अंकल को ले जाओ। टेंजेंट अंकल क्या कहते हैं भाई, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। परपेंडिकुलर ए सी है, बेस कितना है, सी डी है। तो टेंजेंट 45 इज़ 1, ए सी इज़ 100 एंड सी डी वी हैव टू फाइंड, देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू 100 मीटर। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स क्या था, बी डी, बी डी। उस बी डी को हम क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी ना, तो लिख दो बी सी प्लस सी डी। बी सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 100√3, प्लस सी डी कितना आया था, 100, समझ गए, ठीक है ना। बी सी की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन से 100√3, सी डी की वैल्यू क्या थी, सेकंड इक्वेशन से 100। तो यहाँ से 100 कॉमन ले लो, √3 + 1 आपका आंसर आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पे नहीं हमने छोड़ना, देखो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है यूज़ √3 = 1.73, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ठीक है ना। अगर तो सीधा बोल देता तो यही हमारा आंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब √3 को सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, 100 1.73 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, 100 × 2.73 ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2.73 जीरोज़ निकाल लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 273 मीटर। लो जी, तो दोनों कार्स में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 273 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सेक्शन ई। सेक्शन ई यानी कि केस स्टडीज़ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन गुड बाय।